नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। खेती और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं इस कार्यक्रम में, जिसमें ये जानकारियां आपको दी जाएगी 3 सेगमेंट के माध्यम से। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम। आलू हमारे देश की तमाम सब्जियों में से एक प्रमुख सब्जी है, जिसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। चूंकि इसकी मांग साल भर बनी रहती है, ऐसे में अच्छा खासा मुनाफा किसान इससे कमा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है कि जब भी आप आलू की खेती करना चाहते हैं तो मिट्टी व जलवायु उसके अनुसार है या नहीं, उन्नत किस्मों का चुनाव आपको करना चाहिए। इसके साथ ही फसल प्रबंधन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं आलू की खेती के बारे में। आलू एक ऐसी सब्जी जो हर सब्जी का आधार मानी जाती है। इसीलिए विश्व में आलू को चौथी सबसे महत्वपूर्ण फसल के रूप में स्वीकार किया गया है। मक्का, धान और गेहूं के बाद आलू का ही सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। हमारे देश में आलू का महत्व बढ़ती आबादी को पोषक आहार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से काफी अहम है। आलू में विटामिन, मैग्नीज, पोटेशियम समेत कई तत्व पाए जाते हैं। मौजूदा समय में आलू से तैयार होने वाले ताजा उत्पाद और प्रसंस्कृत उत्पादों की बढ़ती मांग इस ओर किसानों को अच्छे विकल्प दे रही है। आलू की व्यावसायिक खेती और प्रसंस्करण कर किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आलू की खेती से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए कई बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें खेत तैयार करने से लेकर किस्म का चयन करना बेहद जरूरी है। जैसे मिट्टी का चयन। ये फसल बहुत तरह से मिट्टी जैसे कि रेतीली, दोमट और चिकनी मिट्टी में उगाई जा सकती है। साथ ही अच्छी जल निकासी वाली, जैविक तत्वों से भरपूर रेतीली जमीन में अच्छी पैदावार ली जा सकती है। किसान स्थान और वहाँ की जलवायु के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करें। वैसे तो हमारे देश में 200 से 235 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से मुख्य है आलू की मुख्य किस्में: कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी, कुफरी कंचन, कुफरी स्वर्णा, कुफरी लवकर, कुफरी चिपसोना। एक फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए बिजाई सही समय पर करना जरूरी है। बिजाई के समय तापमान 30 से 32 डिग्री और कम से कम 18 से 20 डिग्री होना चाहिए। आलू की अगेती बिजाई 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच करनी चाहिए, जबकि पछेती बुआई अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक करें। इसके अलावा बसंत ऋतु के लिए जनवरी का दूसरा पखवाड़ा सही समय होता है। बिजाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान। पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। आलू के आकार के हिसाब से दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं। बीजों को करीब 6 से 8 इंच की गहराई में रखें। फसल के सही विकास के लिए बिजाई से 2 सप्ताह पहले खेत की तैयारी करते समय 200 क्विंटल प्रति एकड़ रूडी खाद डालें। साथ ही नाइट्रोजन 75 किलो, फास्फोरस 25 किलो, पोटाश 25 किलो प्रति एकड़ डालें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि बिजाई के समय नाइट्रोजन का 3/4 हिस्सा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा दें। नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा बिजाई से 30 से 40 दिन बाद दें। खेत में नमी के अनुसार बिजाई के तुरंत बाद या 2 से 3 दिन बाद सिंचाई करें। सिंचाई हल्की करें, क्योंकि खुले पानी से पौधे गलने लगते हैं। दूसरी सिंचाई मिट्टी की नमी के अनुसार बिजाई से 30 से 35 दिनों के बाद करें। बाकी सिंचाइयां जमीन की नमी और फसल की जरूरत के अनुसार करें। साथ ही कटाई के 10 से 12 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दें। अगेती फसल से मुनाफा लेने के लिए बुआई के 60 से 70 दिनों के बाद कच्ची फसल की अवस्था में आलू की खुदाई की जा सकती है। वहीं फसल पकने पर आलू खुदाई का सबसे अच्छा समय मध्य फरवरी से मार्च के दूसरे सप्ताह तक है। किसान इस बात का ध्यान रखें कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आने से पहले ही खुदाई पूरी कर लेना चाहिए। फसल खुदाई के बाद आलू के भंडारण के पहले उपज की छटाई का काम कर लें। छटाई आकार के हिसाब से करें। इस दौरान कटे और रोगग्रस्त आलूओं को अलग कर दें। साथ ही भंडारित करते समय तापमान का खास ख्याल रखें।
गांव किसान में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे लेकर हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं भैंस पालन के बारे में। जी हाँ, चूंकि हमारे अधिकतर किसान मुख्य रूप से पशुपालक भी हैं और इससे न सिर्फ उनकी पोषण सुरक्षा होती है बल्कि उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी मिलती है। तो ऐसे में भैंस पालन कर किसान किस तरह से लाभ ले सकते हैं और किस तरह से पशु प्रबंधन उन्हें करना चाहिए, इस जानकारी के लिए देखते हैं खास रिपोर्ट। पशुपालन और डेयरी उद्योग भारतीय कृषि का अभिन्न अंग है। भारत में सबसे अधिक मवेशी पाए जाते हैं। हमारा देश दूध उत्पादन और खपत में सबसे आगे है। एक अनुमान के हिसाब से हमारे देश में कुल विश्व का 17% दूध का उत्पादन किया जाता है, जिसमें भैंस की अहम भूमिका है। यही वजह है कि भारत में भैंसों की संख्या 105.3 मिलियन से बढ़कर 108.7 मिलियन हो गई है। अन्य पशु की अपेक्षा भैंसों से अधिक दूध लिया जा सकता है, क्योंकि भैंस कम गुणवत्ता वाले आहार को भी उत्पाद में बदलने की क्षमता रखती है। अधिक उत्पादन की चाह ने डेयरी संचालकों में भैंस पालन को बढ़ावा दिया है। भारत में भैंस की 15 नस्लें पंजीकृत है, जिनमें से पशुपालकों में सबसे लोकप्रिय मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, मेहसाना, भदावरी, गोदावरी, सांभपुरी और तराई जाति की भैंसें हैं। भैंसें वातावरणीय गर्मी के प्रति काफी संवेदनशील होती है, इसलिए इनका आवास ऐसा हो जहां पशु खाने, आराम करने, घूमने और सांस लेने के लिए किसी भी तरह की असुविधा ना महसूस करे। बंद आवास की तुलना में खुले आवास ज्यादा आरामदायक होते हैं, इसीलिए आवास ऐसा बनाए जहां पशु एक स्थान पर बंधा ना रहकर आराम से चल फिर भी सके। इसके अलावा सर्दी, गर्मी और बरसात से भी बचा जा सके। बाड़े में कच्चा फर्श हो तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए पशुओं की खास देखभाल के साथ उचित आहार की भी जरूरत होती है। भैंस की एक दिन की खुराक करीब 4 किलो दाना, 3 किलो गेहूं का भूसा, 15 से 20 किलो हरा चारा। वहीं संतुलित दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा की लगभग 35% मात्रा, खल की करीब 32 किलो मात्रा, चौकर करीब 35 किलो, करीब 1 किलो नमक, ये सब मिलाकर संतुलित दाना बनाना चाहिए। साथ ही समय समय पर पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आवास, आहार के अलावा पशु के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए समय समय पर पशु का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। साथ ही पशुओं के पेट के कीड़े की दवा, खुरपका, मुंहपका, गला घोटू का टीका समय से लगवाना चाहिए। असामान्य लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। डेयरी व्यवसाय
पशुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। आमतौर पर भैंस को हर 12 से 14 महीने बाद ब्याना चाहिए और लगभग 10 महीने तक दूध भी देना चाहिए। आमतौर पर 2 ब्यात के बीच में 14 से 16 महीनों का अंतर होता है और ये रखरखाव और पशुओं को दिए जाने वाले आहार पर निर्भर करता है। गर्भकाल के अंतिम 3 महीनों में अतिरिक्त पोषक तत्व भरपूर आहार दें। इस समय भैंस का वजन 20 से 30 किलो तक बढ़ जाना चाहिए। नियमित आहार के साथ 2 किलो ऊर्जा युक्त दाना मिश्रण दें, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को उचित पोषण मिल सके। ब्याने से पहले मिले इस अतिरिक्त पोषक तत्वों को पशु अपने शरीर में जमा कर लेता है और ब्याने के पश्चात दूध उत्पादन में उपयोग करता है। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर भैंस पालन में भरपूर मुनाफा कमाया जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी माह में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहती है, अतः पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि सभी पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांधकर निकालें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। आधुनिक तकनीक से खेती करते हुए अच्छा मुनाफा कमाने के साथ साथ किसान साथियों की जिम्मेदारी पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी है, और इसी बात को समझा है बनारस के रहने वाले सूर्य प्रकाश जी ने, जिन्होंने घरेलू कचरे का बेहतरीन तरीके से निपटारा किया है और जैविक खाद बनाया। किस तरह से उन्होंने इसका खेती में इस्तेमाल किया है और अब वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, आइए देखते हैं। कहते हैं कोशिश करने से हर समस्या का समाधान निकल आता है। मौजूदा समय में सबसे बड़ी जरूरत पोषण से भरपूर आहार की है, जो रसायन से मुक्त हो। कचरा, जिसे हमेशा उपयोग के बाद की अंतिम स्थिति माना जाता है। कूड़े के बारे में सबकी यही राय होती है, ये अनुपयोगी चीज है, लेकिन एक
युवा ऐसे हैं जो इस फालतू सी चीज को भी काम की बना रहे हैं। वाराणसी के रहने वाले सूर्य प्रकाश सिंह ने कई सालों की मेहनत के बाद घरेलू कचरे का सही निपटान निकाल लिया है। सूर्य प्रकाश किचन के कचरे से जैविक खाद बनाते हैं। कैसे आया उन्हें ये आइडिया, आइए सुनते हैं। हमारे यहाँ किसान मेला लगा था आज के 5 साल पहले, तो घरेलू जो हमारे यहाँ साग सब्जियाँ उगाई गई थी उनके द्वारा जो हम लोग वेस्ट निकालते हैं बाहर जो है, तो 5 मटके में ऐसे ही हम गड्ढे में फेंकवा दिए थे आम के पत्ते को दबा करके। तो उसके 1 ही महीने बाद उसको जब हम सफाई कर रहे थे तो देख रहे इतना भुरभुरा खाद जैसे चाय की पत्ती की तरह हमारा हरी साग सब्जियों का जो छिलका वेस्ट था वो बन के तैयार था। तो अभी से हमारे दिमाग में ख्याल आएगा क्यों ना इसको हम मटके में डाल के सिस्टमेटिक अगर किया जाए तो यह जो है हमारे लिए 30 से 35 से 45 दिन के प्रोसेस में हमको घर के लिए किचन गार्डन और छोटी मोटी साग सब्जियों के लिए उपयुक्त मात्रा में हमको मटका विधि द्वारा जैविक खाद मिल जा रहा है। हमारे घरों से रोज सब्जियों के छिलके और टुकड़े निकलते हैं। यदि इनका समुचित इस्तेमाल किया जाए तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत सच साबित हो सकती है। शहरी इलाकों में किचन से निकलने वाले कचरे या अवशेष के जगह जगह ढेर लगे होते हैं। ऐसे में इस कारगर युक्ति को अपनाकर पौधों के लिए बेहतर खाद तैयार की जा सकती है। इस बारे में सूर्य प्रकाश कहते हैं कि उन्होंने शहरों में भी इस तकनीक के लिए जागरूकता लाने के प्रयास किए हैं। यह जैसे हम एक छोटा सा रूम लेके शहर में भी रहते हैं सिगरा पे, तो वहाँ पे हमने देखा कि शहरों में चौराहे पे गलियों में लोग प्लास्टिक में भर के कचरे साग सब्जियों को फेंक देते हैं, वो सड़ते हैं, बदबू आता है, बीमारियाँ भिन्न भिन्न आती हैं। तो इसको भी हमने जो है अपने छतों पे जो है गमले जो लोग रखे हैं वहाँ पे भी बातचीत करके आपस में उन कचड़ों को, जैसे कचरा ना कहा जाए अवशेष कहा जाए, सब्जियों के अवशेषों को और सबको मिला करके एक डस्टबिन में जैसे गगरी हुआ या सुराही हुआ उसको में रख करके खूब बढ़िया उसका भी हम लोग सदुपयोग करा रहे हैं। तो वहाँ पे भी लोग किचन गार्डन और गमला युक्त में उसको डाल करके सदुपयोग करने के लिए सब तैयार भी हैं और लोग आजमा भी रहे हैं, हमारे चीज़ों को अपना भी लोग रहे हैं। मटका विधि से कैसे बनाए खाद? इसके लिए 3 मिट्टी के मटकों की जरूरत होगी। इन्हें एक क्रम में रखा जाता है। इन मटकों में किचन से निकलने वाला कचरा भरा जाता है। जब एक मटका भर जाता है, जब कचरा दूसरे मटके में भरा जाता है। इस तरह से एक मटके को भरने में करीब 10 दिन का समय लगता है और तीनों मटकों को भरने में करीब 45 दिन का समय लग जाता है। इस तरह से 45 दिन हो जाने पर पहले मटके से खाद निकाल ली जाती है। फिर इस खाद को छलनी से छान लिया जाता है। इस तरह जैविक मटका खाद तैयार हो जाती है। सूर्य प्रकाश बताते हैं कि इस विधि से मटका गोबर खाद भी बनाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी चीजें हैं 15 लीटर पानी, 15 लीटर गौमूत्र, 15 किलो गोबर, 250 ग्राम गुड़। इसे बनाने के लिए मटके में सबसे पहले 15 लीटर पानी में गुड़ मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें गाय का गोबर और गौमूत्र मिलाया जाता है। इसके बाद इस मटके को करीब 1 सप्ताह के लिए छायादार जगह में रख दिया जाता है। करीब 1 सप्ताह बाद मटका गोबर खाद तैयार हो जाती है। फिर इस खाद को करीब 1500 लीटर पानी में मिलाकर बुआई से पहले खेत में छिड़काव करें। जैसे हम गांव में हैं तो हमारी छोटी फैमिली जैसे 4 से 6 भी है, तो हम 4 से 5 मटके को रख सकते हैं। क्योंकि हमारा 4-5 आदमी का खाना बनाने में 1-2 किलो साग सब्जियों की ज़रूरत पड़ता है। डेली अगर बेस देखा जाए तो आधा किलो से लेकर 2 किलो के बीच में हमको सुबह और शाम का मिल जाता है। और यह जो है फसल की चीज़ फसल में मिल रहा है, तो धरती की चीज़ धरती में जब जाएगा तो एकदम अमृत, जीवामृत का काम करेगा। यही चीज़ हम शहर में अपना किचन गार्डन में डाल दिए, गमलों में डालिए। आजकल जो है हम लोग सजावट के लिए कुछ पौधों को गुलाब का भी लगाते, उसमें भी हमारा काम करेगा। ये सब सारी चीज़ें हमको 5 मटके तक की खाद 45 से 55 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। वो चाहे देहात हो चाहे शहर हो, हर जगह के लिए उपयुक्त है। बहुत ही अच्छा है, किसानों के लिए एक तरह से कहा जाए तो वरदान है। इस तरह इस विधि से जहां एक और कचरे का सही प्रबंधन हो सकेगा, वहीं पौधों के लिए जैविक खाद भी मिल पाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।